प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष की जो कक्षा है हिंदी अनिवार्य, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ठीक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन देखेंगे। जैसे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर हिंदी कंपलसरी से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो टॉपिक अपना रहेगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के लिए जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके संदर्भ में जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके प्रथम वर्ष के हिंदी अनिवार्य के पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो कक्षा स्नातक स्तर की कक्षा फर्स्ट ईयर जो है प्रथम वर्ष उनके और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। तो एक एक प्रश्न आप अच्छे से समझते जाइएगा। प्रश्न मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं ताकि एक प्रश्न के अंदर आप 4-5 बातें और सीख पाएंगे। तो एक एक अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? एक सामान्य सा प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक भाषा की क्या होती है, एक लिपि है ना। जो जिस भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वो चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। ठीक है, पहले तो अपन लिपि का मतलब समझेंगे कि जो ध्वनि चिन्ह है वो चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, लिपि। अब हर एक भाषा की कोई न कोई क्या है, लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी है, गुरुमुखी है, देवनागरी है या कैथी है? तो आप इन चार में से क्या आंसर देंगे, पहले अपने मन में सोच लीजिएगा। तो हिंदी की जो वो लिपि है वो कौन सी है? वो देवनागरी लिपि है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है और सामान्यतः फर्स्ट ईयर के आपके पेपर में भी पूछा जाता है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? एक बात आप यहाँ ध्यान देना कि राजभाषा, हिंदी को आप सीधा राष्ट्रभाषा न कह के क्या बोलेंगे, राजभाषा। राजभाषा से आशय मेरा ये है कि सरकारी जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में जो आदान प्रदान किया जाता है विचारों का, किसी कार्यों का, तो वो जो भी जितना भी काम काज होता है किसमें, सरकारी कार्यालयों में, और वो जिस भाषा में होता है उसी भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा। यानी राज कार्य में आने वाली भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को, 23 मार्च 1948 को, 14 सितंबर 1949 को, 24 सितंबर 1949 को। एक बात ध्यान रखना, इसे कभी भी 49 मत बोलना है ना। 49 शब्द अशुद्ध है, मैं शब्द शुद्धि की दृष्टि से बता रहा हूँ। 49 बोलोगे तो अशुद्ध है, उसके ये आंकड़ा जो है वो क्या बोला जाता है, 49 बोला जाता है। 49 है ना, 49 नहीं होता है, 49 शुद्ध होता है। तो बताइए कि आप मन में सोचिएगा इन चार में से आंसर क्या होगा। तो 26 जनवरी 1950 है, 23 मार्च 1948 है, 14 सितंबर 1949 है या 24 सितंबर 1949 है। तो सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 के दिन। ठीक है, ये डेट आप अच्छे से याद रखेंगे। ये हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देखिए, पहले तो अपन ने ये पढ़ा कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, चित्र या कुटिल लिपि? 4 विकल्प हैं। तो आप सोचिएगा 4 में से आंसर क्या होगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ठीक है, प्रश्न ये है कि हिंदी की उत्पत्ति जो है वो किस अपभ्रंश से हुई है। अभी आगे प्रश्न आएंगे जिसमें भाषा के विकास क्रम की बात की जाएगी कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो अर्धमागधी, मागधी, नागर या स्वरसेन? अभी आपकी जो परीक्षा है उसमें ज़्यादा समय नहीं है तो मैं ज़्यादा बातें ना बता के सीधे तथ्यात्मक चीज़ें बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी और भी अपने आगे जो वीडियो आएंगे, पहले अपन ने जो बात की वो हर वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? प्रश्न ये है, अर्धमागधी, मागधी, नागर या स्वरसेनी? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? स्वरसेनी, है ना। कि देवनागरी जो
लिपि, हिंदी की उत्पत्ति जो है वो कौन से अपभ्रंश से होती है? तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश, कौन से अपभ्रंश से होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है, प्रथम अध्यक्ष। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, अभी आगे प्रश्न आएंगे कि कब होता है, कौन करता है, ये सारी बातें। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो CY चिंतामणि थे, बालकृष्ण राव थे, BG खरे थे, बाल गंगाधर खरे उनका पूरा नाम है, या मैथिली शरण गुप्त थे। तो पांचवें प्रश्न का आंसर इसमें क्या होगा? तो राजभाषा आयोग के ध्यान रहे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BC खरे साहब थे, है ना, बाल गंगाधर खरे इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली हुई है? देखिए ये आर्टिकल की बात कर रहा है ना, संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है तो अनुच्छेद की बात करता है कि हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता मिली हुई है, संविधान में इसको मान्यता दी गई है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? छठे क्वेश्चन में आर्टिकल 348 है, अनुच्छेद 340 है, अनुच्छेद 343 है और अनुच्छेद 344 है। ध्यान रखना, संविधान के अंदर हिंदी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 से लगा के अनुच्छेद 351 तक है। यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक जो प्रावधान है वो किसके संदर्भ में है? हिंदी भाषा के संदर्भ में है। तो आपसे ये पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली है? तो किसमें, चार में से किस आर्टिकल में संवैधानिक मान्यता मिली है? तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? छठे का आंसर, तो इसमें आंसर होगा C, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंदर हिंदी को संवैधानिक मान्यता दी गई है। सातवां प्रश्न देखते हैं, संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? एक सामान्य सी बात है कि संविधान के अंदर हिंदी को क्या कहा गया है? हिंदी को राजभाषा कहा गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया, हिंदी को संपर्क भाषा कहा गया या हिंदी को देश भाषा कहा गया है, चार विकल्प है। तो संविधान के अंतर्गत हिंदी का जो प्रावधान किया गया है उसमें हिंदी के लिए चार में से कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तो देश भाषा नहीं कहा गया है, संपर्क भाषा भी नहीं कहा गया है, राष्ट्रभाषा भी नहीं कहा गया है, तो क्या कहा गया है? राजभाषा। इसलिए अपन ने पहले पढ़ा था कि हिंदी क्या है? राजभाषा है। राजकाज में काम में आने वाली भाषा क्या है? हिंदी। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी भाषा के विकास का, हिंदी भाषा का विकास कैसे हो उसका क्या बताना है? सही अनुक्रम। यानी सबसे पहले कौन सी भाषा थी, फिर कौन सी थी और फिर क्रम, सही क्रम बताना है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर मैं आपको पूरे हिंदी भाषा का एक विकास क्रम बता देता हूँ। सर्वप्रथम जो भाषा है वो कौन सी होती है? शुरुआत जो होती है हिंदी भाषा के विकास क्रम की, हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्रकृति, है ना। दूसरा दे रखा है प्रकृति की जगह आप इसको प्राकृत समझे, है ना, ये गलत टाइप हो गया। प्रकृति ना समझ के इसको क्या समझे? प्राकृत। दूसरा प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। तीसरा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चौथा अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, है ना, प्राकृति नहीं है, ये प्राकृत भाषा का नाम है ना, प्राकृत, सही शब्द समझे, और हिंदी। ये चार आपको विकल्प दिए गए हैं कि हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही जो अनुक्रम है वो क्या है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा होती है इन चार के अनुसार? पाली। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आती है? हिंदी। ध्यान, ठीक, आप ध्यान रखें। तो सर्वप्रथम जो विकास क्रम है, आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले भाषाओं की आदि जननी किसे कहा गया है? तो भाषाओं की आदि जननी कौन है? संस्कृत। संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वो कौन सी आती है? पाली। ठीक है, संस्कृत, पाली। पाली के बाद कौन सी आती है? तो प्राकृत। ये मैं पूरा आपको विकास क्रम बता रहा हूँ। और प्राकृत के बाद में कौन सी आती है? तो अपभ्रंश आती है ना, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में जो विकास हुआ है वो किसका होता है? अपभ्रंश के बाद वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? हिंदी है। तो ये हिंदी भाषा का क्या है? पूरा विकास क्रम। सबसे पहले कौन सी? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी। संस्कृत के भी यहाँ दो रूप आपको देखने में मिलेंगे, एक होती है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत।
जिस संस्कृत भाषा में जो वेदों की रचना हुई उस भाषा को वैदिक संस्कृत बोला, और उन वेदों को समझने के लिए जो सरल भाषा का प्रयोग किया गया वो होगी लौकिक संस्कृत। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर संस्कृत आई, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, उसके बाद में हिंदी। तो ये हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है। इन विकल्पों में अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड, है ना, तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नवा क्वेश्चन। नवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो अभी भी आपको मैंने बताया था कि संविधान के अंदर हिंदी का जो प्रावधान है वो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेदों में है। तो 343 से लगा के 351 तक के जो अनुच्छेद हैं इसमें किस भाषा के बारे में प्रावधान है? हिंदी भाषा के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम है ना, प्रश्न संख्या 10 देखें कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है ना। ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? मागधी, कोरवी, हिंदुस्तानी या बांगड़ू। तो खड़ी बोली जो है इसका जो अन्य नाम हमें मिलता है वो क्या मिलता है? कोरवी। ठीक है, चाहे खड़ी बोली बोलो चाहे कोरवी कह दें, बातें की है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी भी आपको मैंने बताया था कि एक प्रश्न आया था कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा संविधान में मान्यता कब मिली। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था और वो डेट क्या थी? 14 सितंबर 1949 के दिन। अब यहाँ पूछा गया है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो जिस दिन संविधान में हिंदी को क्या मिली थी? मान्यता। और वो दिन कौन सा था? तो वो था 14 सितंबर। 14 सितंबर का जो दिन है वो उसी को अपन किस रूप में मनाते हैं? उसी को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? सबसे पहले आप ध्यान रखें, प्रश्न संख्या 12 है कि संविधान के अंदर हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? पहले अपन ने पढ़ा है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पीजी खरे साहब थे। और यह कहा गया कि संविधान सभा में हिंदी को क्या बनाने के प्रयास किए गए थे? राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा, गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा, या महादेव गोविंद रानडे ने रखा? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रावधान है वो किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर साहब ने रखा था। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, भाषाओं के भी अलग अलग क्या है? परिवार। हिंदी कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? तो आप क्या कहेंगे? हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। कौन से? भारूपीय। ऑप्शन ए सही होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा विज्ञान के अंदर हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं? ठीक है, कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं? तो आप क्या कहेंगे? वैज्ञानिक दृष्टि से आपको विभाजन बताना है। ठीक है, तो 2 उपभाषाएं हैं, 8 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, 1 उपभाषा है और 5 बोलियां हैं, या 7 उपभाषाएं हैं और 9 बोलियां हैं, है ना? इसको 9 लिखें। तो आपका उत्तर इसमें से क्या होगा? क्रम से बताना है। पहले आपको उपभाषाएं बतानी है, फिर आपको बोलियां बतानी है। तो आप ध्यान रखें, 5 तो उपभाषाएं हैं भाषा और 18 क्या होती हैं? बोलियां होती हैं। तो आप कहेंगे कि वैज्ञानिक विभाजन के तहत हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं हैं 5 और बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है। बहुसंख्यक, इसको समझना, बहु यानी बहुत। ठीक है, कि किसी देश के बहुत से लोगों की भाषा क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है, या फिर मानक भाषा कहलाती है। बात किसकी हो रही है? शब्द को समझना, बहुसंख्यक। जिस राष्ट्र में बहुत सारे लोग जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को क्या कहा जाता है? तो अधिकांशतः जो लोग बोलते हैं बहुसंख्यक, उसे अपन क्या नाम देते हैं? राष्ट्रभाषा। राजभाषा तो वो होती है जो राजकाज के कार्यों में काम में आती है ना, राजकाज में काम में आती है। और किसी भी देश के बहुत से लोग यानी बहुसंख्यक वर्ग जिस भाषा को बोलता है उसी को अपन क्या नाम देते हैं? राष्ट्रभाषा नाम देते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था?
अब राजभाषा जो आयोग बना था उसका गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, शिक्षा मंत्री करते हैं या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आपका 16वें का आप आंसर सोचिएगा कि प्रश्न संख्या 16 में क्या उत्तर होगा। प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री राजभाषा आयोग का गठन नहीं करते हैं, शिक्षा मंत्री भी नहीं करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं करते हैं। तो आयोग के गठन का शक्तियाँ जो हैं, अधिकार हैं, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राजभाषा आयोग का गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इस शब्द पे ध्यान देना। आपको वो बोली बतानी है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी बोली है? कोरवी, कन्नौजी, मराठी या ब्रज, ठीक है। 4 विकल्प हैं प्रश्न संख्या 17 का। आपको उत्तर सोचिएगा कि इसमें आप क्या आंसर देंगे। कोरवी, कन्नौजी, मराठी और ब्रज किसके अंतर्गत नहीं आती है? निम्न में से बोली, किसकी बात कर रहे हैं? बोली, जो ऐसी बोली जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो कौन सी है? मराठी। मराठी जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, नेपाली, सिंधी या उड़िया, है ना। क्या पूछा गया है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इन 4 में से कोई एक भाषा ऐसी है जिसकी लिपि भी क्या है? देवनागरी। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे ही नेपाली की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी लिपि। नेपाली जो है वो भी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। अगला 19वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह किस अनुच्छेद में किया गया? यहाँ आप ध्यान देना, प्रश्न संख्या 19 में कि दायित्व किसकी बात कर रहा है? सरकार को दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 351 में है, 343 में है, 342 में है या 347 में? तो इसका आंसर दायित्व और निर्वाह की बात करेगा तो अपन किसकी बात करेंगे? 351। ये बातें का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद किस में किया गया? 351 में किया गया। अगली बात देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 में किस विषय का वर्णन है? किस आर्टिकल की बात कर रहा है? 350 की। आप एक बात अच्छे से याद रखना कि आर्टिकल 343 से लगा के 351 तक ये सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हिंदी का प्रावधान 343 से 351 में है। अब कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात उल्लेखित है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ बात कौन से आर्टिकल की कर रहा है? 350 की कर रहा है। तो 350 में क्या लिखा गया है? संघ की राजभाषा होगी, ये लिखा है। उच्चतम न्यायालय की भाषा होगी, ये लिखा है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग लिखा है या पत्राचार की भाषा। तो 350 आर्टिकल में जो बात उल्लेखित है वो क्या है? वो ये है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का क्या किया जाएगा? प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 350 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? मैंने आपको ये तो बता दिया कि पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे साहब थे। दूसरा, राजभाषा आयोग का सर्वप्रथम गठन, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? यानी पहले की बात कर रहा है। दूसरा, राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। तो गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। पहले अध्यक्ष कौन थे? BG खरे साहब थे। और अगली बात पूछ रहा है कि इसका गठन कब हुआ था? तो आपको समय याद रखना कि पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें अपन ने किसके संदर्भ में देखी? राजभाषा के संदर्भ में। तो जितने प्रश्न आपने अभी देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, अब इनको आप 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और सारी बातें जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करके आप इनको याद कर सकते हैं। या 2 बार सुनोगे अगर वीडियो को भी तो भी ये सारी बातें आपको याद हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा के संवैधानिक विकास के संदर्भ में ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप याद करेंगे। फलस्वरूप आप अपने परीक्षा में बेहतर करके आएंगे। धन्यवाद।